साथियों नमस्कार। मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट टेक लीगल S4 चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, देश आजाद होने के बाद लगभग 70-80 वर्षों बाद हम सबको जिस चीज की अति आवश्यकता थी, जो देश आजाद होने के बाद ही हो जाना चाहिए था, वह चीज देश आजाद होने के 70 से 75 वर्ष बाद भी नहीं हो पाया। लेकिन साथियों, देर आया दुरुस्त आया। आज हम यह सब क्यों कह रहे हैं साथियों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के महामहिम राहुल गांधी जी ने एक ऐसा मुद्दा उछाल दिया है, एक ऐसा मुद्दा देश के सामने उछाल दिया है, जिस मुद्दों को पाने के लिए लगभग आज देश में हजारों पार्टियों का गठन किया गया। साथियों, 1985 में बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया गया, जनता दल का स्थापना किया गया, जनता दल के बाद समाजवादी का स्थापना किया गया, फिर जनता दल यूनाइटेड का स्थापना किया गया। इसके अलावा सीपीआई हो गया, सीपीएम हो गया। इन जितनी भी पार्टियों की स्थापना किया गया, इन सभी पार्टियों का मात्र एक ही उद्देश्य था, और वह उद्देश्य था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सिर्फ एक उद्देश्य था। इस मुद्दे को माननीय राहुल गांधी जी ने उठा के देश में भूचाल ला दिया है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आज यह होना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी ने बोला कि देश के लोकसभा में जो सेक्रेटरिएट होता है, सेक्रेटरिएट में कुल 90 सचिव हैं। 90 सचिव में सिर्फ 3 ओबीसी के क्यों हैं? यह प्रश्न उठाया। इसके अलावा कल एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने पूछा कि मीडिया समूह में आप लोग सब बैठे हैं इतने तादाद में, आप लोगों में से बताइए कितने ओबीसी के पत्रकार हैं, कितने ओबीसी के संपादक हैं? लगभग उस प्रांगण में, उस जनसभा में जो मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उसमें लगभग 40-50 पत्रकार बैठे रहे होंगे, लेकिन किसी पत्रकार ने हाथ नहीं उठाया। मात्र एक कैमरामैन ने हाथ उठाया। वह कैमरामैन बोला कि हम ओबीसी से हैं। तो माननीय राहुल गांधी जी ने बोला कि भैया, आपसे हम नहीं पूछ रहे हैं, हम पत्रकार साथियों से पूछ रहे हैं कि इतने पत्रकार साथियों में से कितने ओबीसी के हैं, कितने ST/SC के हैं? किसी ने हाथ नहीं उठाया। यानी माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि जो नेचुरल स्रोत है, जो नेचुरल सोर्स है इनकम का, प्राकृतिक सोर्स है जो इनकम का, उस इनकम पर कितने प्रतिशत, कितने भागीदारी ओबीसी ST/SC की है, इसका पता हमें लगाना है। हम जाति जनगणना भी कराएंगे कि हमारे देश में किस जाति की कितनी जनगणना है, ओबीसी की कितनी जनगणना है, ST की कितनी है, SC की कितनी है। लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक सर्वेक्षण भी कराएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य माननीय गांधी जी ने कहा, जो समाज सेवा के लिए काफी नितांत आवश्यक है। अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो समाज सेवा किसकी सेवा करेंगे? जो गरीब है, जो दबा है, जो कुचला है, उसी का तो आप सेवा करेंगे। कि जो अमीर है, जो जिसको सुख सुविधाओं की भरमार है, क्या आप उसकी सेवा करेंगे? जी नहीं दोस्तों। जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो गरीब है, जो असहाय है, सेवा उसी का किया जाता है। इसी मुद्दे को माननीय गांधी जी ने उठाया, और माननीय गांधी जी ने कहा कि हम पूरे देश में आर्थिक सर्वेक्षण कराना चाहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि देश के ओबीसी के पास कितनी जमीन है, यानी कितनी प्राकृतिक स्रोत है, ST/SC के पास कितनी प्राकृतिक स्रोत है। अगर इनका असमान वितरण है तो यह असमान वितरण क्यों है? साथियों, हालांकि यह मुद्दा बहुत गंभीर है,
यह मुद्दा उस ओर इंगित करता है जो हजारों पार्टियों का आज उद्देश्य है। साथियों, इस मुद्दे को उछालकर माननीय राहुल गांधी जी ने हजारों पार्टियों की राजनीति बंद कर दिए हैं। हजारों पार्टियों की राजनीति बंद हो जाएगी, क्योंकि सभी पार्टियों की एम जो था, उद्देश्य जो था, यही था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब इस मांग को माननीय राहुल गांधी जी ने उठा के बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। साथियों, ये होना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी ने 2011 में जातिगत जनगणना करवाए थे, लेकिन 2014 में वर्तमान सत्ताधारी पार्टी आ गई और उन्होंने जातिगत जनगणना को सार्वजनिक नहीं किया, जबकि सार्वजनिक करना चाहिए। साथियों, आज जातिगत जनगणना जो है उसका आंकड़ा जो है 1931 का चला आ रहा है। 1931 में पिछड़े वर्गों की आबादी 52% थी, उसी 52% को मान के चला आज दिन तक चला आ रहा है भारत सरकार। जबकि अभी रिसेंटली में बिहार सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण को, जनगणना को सार्वजनिक किया, जिसके तहत आज ओबीसी की जनगणना जनसंख्या लगभग 64% जाती है और एसटी एससी ओबीसी तीनों को मिला दिया जाए तो लगभग 88 से 89% पहुंचती है। साथियों, ऐसा अनुमान है कि ओबीसी एसटी एससी की जनगणना पूरे देश में लगभग आज 90% है। इसी सर्वेक्षण के तहत बिहार के ही एक खान सर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा आंकड़ा पेश किया। उन्होंने बताया कि बिहार में भूमिहार जो स्वर्ण वर्ग में आते हैं, उच्च अपर कास्ट में आते हैं, उनकी जनसंख्या मात्र 2.39% है, लेकिन इनके पास प्राकृतिक स्रोत, लैंड्स, जमीन, जो हम सब लोगों की मूल आवश्यकता है, जो हम सब लोगों के भरण पोषण का एकमात्र साधन है, जो हम सब लोगों का नहीं बल्कि पूरे देश का भरण पोषण का एकमात्र साधन लैंड्स है, जमीन है। तो बिहार का जो खान सर हैं, उन्होंने बताए कि बिहार में जो उच्च जाति है, अपर कास्ट है, उनकी जनसंख्या 2.39% है। उनके पास जमीन 39% है। यानी अगर हम देखें ओवरऑल तो 2% जनसंख्या के पास 50% प्राकृतिक स्रोत है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? साथियों, यही आंकड़ा अमूमन पूरे देश में है। 10% जो अपर कास्ट है, उनके पास लगभग 50% प्राकृतिक स्रोत है। क्या यह होना चाहिए? क्या इसी के हिसाब से हम सामाजिक न्याय, जो हमारे संविधान का उद्देश्य है कि हम लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करेंगे, यह हमारा परम उद्देश्य है संविधान का, क्या इस तरह से असमान वितरण रहेगा तो हम सामाजिक न्याय दे पाएंगे? चंद लोगों के पास आप आधी से अधिक आय के मुख्य स्रोत को दे दें तो बाकी लोग क्या करेंगे? साथियों, यह बहुत ही अहम प्रश्न है और इस प्रश्न को उछालकर गांधी जी, हमारे राहुल गांधी जी पूरे देश में विख्यात हो गए हैं। हमारे देश में दबे कुचलो गरीबों, असहायों की आबादी 90% है। 90% के साथ न्याय करना चाहते हैं हमारे राहुल गांधी जी। साथियों, हम सब लोग उनके साथ जुड़े और उनके न्याय की इस लड़ाई में हम सहभागी बने। साथियों, ऐसा मुद्दा उठा के राहुल गांधी जी देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के एक महान लीडर बन गए हैं। साथियों, उन्होंने संख्या का भी बात किया। किसी भी संस्था को देख लीजिए, प्राइवेट संस्था को अगर देखें तो प्राइवेट संस्था में एसटी एससी ओबीसी की भागीदारी नील है, 0 है, 1% नहीं है प्राइवेट संस्थाओं में, क्योंकि प्राइवेट संस्थाओं में रिजर्वेशन है ही नहीं। जो भी रिजर्वेशन है, जो सरकारी इंस्टीट्यूट है, उसमें थोड़ा बहुत रिजर्वेशन है, उसमें कुछ प्रतिशत एसटी एससी ओबीसी के लोग पहुंचे हैं। लेकिन जैसा आंकड़ा माननीय राहुल गांधी जी ने पेश किया कि 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी के हैं, उनके हिसाब से देखा जाए तो इनकी भागीदारी 0% है। तो सबसे पहले हमें सामाजिक न्याय प्रदान करना होगा
और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए हमें हिस्सेदारी देनी होगी। हमें प्रत्येक संस्थाओं में, चाहे वो सरकारी संस्था हो, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो, चाहे वो दुकानदार ही क्यों ना हो, अगर अपने दुकान में 20 से अधिक कर्मचारी रखा है, जैसा लेबर एक्ट में प्रावधान है, तो उसको रिजर्वेशन का पालन करना पड़ेगा। यह व्यवस्था कड़ाई से पालन करनी पड़ेगी। रह गई बात प्राकृतिक स्रोत के बंटवारे की, तो प्राकृतिक स्रोत का बंटवारा करने के लिए जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं बहुत प्रयास किए। उसके लिए लैंड रिफॉर्म बिल बनाए गए, न्यूनतम भूमि सीमा अधिनियम पास किए गए सभी राज्यों में। लेकिन साथियों, ये सब पास किए गए, बनाए गए, लेकिन आज दिन तक लैंड रिफॉर्म्स, जो लैंड सुधार से संबंधित नियम कानून बनाए गए हैं, उनका आज दिन तक पालन नहीं हुआ है। उस पर कोई अमल नहीं किया है, सिर्फ कागजों में बना दिया गया है। आज भी अगर उन नियमों को, उन अधिनियमों को पालन कर लिया जाए, क्रियान्वित कर दिया जाए, तो आज भी जो असमान वितरण है, हमें वितरण करने की आवश्यकता ही न पड़े। साथियों, आज जो बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं, व्यवसायी हैं, बड़े एम्प्लॉइज हैं, वह बैंकों में अगर पैसा रखेंगे, इंस्टीट्यूट में पैसा रखेंगे, उनका टैक्स कट जाता है, तो और जो काला धन वो अर्जित करते हैं, घूस या रिश्वतखोरी से जो पैसा अर्जित करते हैं, उन काले धन को इन्वेस्टमेंट करने का महत्वपूर्ण स्रोत जो है आज लैंड्स बन गया है। वह अपने नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम, अपने बच्चों के नाम, अपने लड़कों के नाम जमीन में पैसा फंसा देते हैं, और जमीन में निश्चित रूप से वह बैंक या अन्य इंस्टीट्यूट की अपेक्षा ज्यादा ही रिटर्न उनको मिलता है। तो ऐसा क्यों है? कैसे रिटर्न वह इन्वेस्ट जमीन में कर पा रहे हैं, जब हमारे देश में, हमारे देश के सभी राज्यों में न्यूनतम सीमा अधिनियम, भूमि के क्रय करने की न्यूनतम सीमा अधिनियम बना है, या भूमि न्यूनतम सीमा अधिनियम, जो भी अधिनियम बनाए गए हैं कि इससे अधिक आप भूमि रख ही नहीं सकते, तो कैसे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? यह बहुत विचारणीय प्रश्न है। साथियों, इन पर अमल करना होगा, तभी हमारे देश में, जो हमारे देश के लोगों की आज परम आवश्यकता है, अति आवश्यकता है, जिसके लिए देश के लाखों लोगों ने देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, उसकी पूर्ति तभी हो पाएगी जब हम इस नियम कानूनों का कड़ाई से पालन करेंगे। साथियों, मैं ज्यादा न बोलते हुए एक बार पुनः राहुल गांधी जी को इस गंभीर समस्या पर पूरे देश में भूचाल लाने के लिए मैं साधुवाद देता हूं, कई शुभकामनाएं देता हूं। शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। साथियों, अगर कहीं भी कुछ भी मुझसे गलती हुई हो तो कृपया मुझे उस गलती से अवगत कराएं।